Uh, Today we are going to learn foreign trade under the British rule. We all know that there was monopoly in case of foreign trade of India. There was British monopoly, means one-sided trade was there, and that trade was in favor of Great Britain. So today we are going to see that what was the condition of foreign trade, what was the relation of trade of India with other countries. Now it is said that India acquired great position in the area of foreign trade since ancient times. Now when we talk about trade of India with other countries, it was very rich since the ancient times, not only during the British period but since ancient times Indian trade has been on high. हम लोग when we talk about Chola rulers, चोलास पढ़े होंगे आप हिस्ट्री में, वह हम लोग पढ़े हैं कि किस तरह से चोला एम्पायर का जो है ट्रेड रिलेशन था चाइना से, रोम से, इंडोनेशिया से एंड विद मेनी अदर कंट्रीज. Before British, our trade relation was around all over the world, from Rome to China, to America, to Indonesia, etc. India was well-known exporter of finished goods. Example, fine cottons, silk, textiles, iron goods, wooden goods, and precious stones. Yeah, this is the fact. Before British, India was not known as the importer of goods, but India was known as एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. हम लोग एक्सपोर्ट करते थे फिनिश्ड गुड्स, जैसे सिल्क हो गया, टेक्सटाइल्स हो गया, आयरन गुड्स हो गया, लकड़ी का बना हुआ, वुड का बना हुआ गुड्स, प्रेशियस स्टोन्स, ये सब. लेकिन ब्रिटिश हम लोग को क्या बना दिया? ब्रिटिश हम लोग को इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स बना दिया, जस्ट उसका अपोजिट. एंड ब्रिटिश कन्वर्टेड इंडिया इनटू अ एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इम्पोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. जस्ट अपोजिट. हम लोग रिच थे, हम लोग एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स थे, लेकिन इंडिया क्या, ये ब्रिटिश क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया को एक इंपोर्टर बना दिया, ना कि एक्सपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स. Okay, so a state of India's foreign trade on the eve of independence can be discussed by following points. First point is net exporter of primary products and importer of finished goods. Yes, as I discussed many times, this is not the first time that I am telling you that India became importer of finished goods and exporter of raw materials. It is not the first time. We all know that India became exporter of raw materials and primary products like raw silk, cotton, wool, jute, indigo, sugar, etc. And British was exporting us the फिनिश गुड्स मेड बाय दीज रॉ मटेरियल्स. मतलब हम लोग से ही रॉ मटेरियल्स ले करके उसको बना करके और उसको जो है बेच देता था. इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस बाय ब्रिटिश इंडस्ट्री लाइक कॉटन क्लॉथ्स, सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स एंड सेवरल टाइप्स ऑफ फिनिश गुड्स. कुछ कैपिटल गुड्स भी हम लोग जो है छोटा छोटा इंपोर्ट करते थे. नाउ वन most advantage that British government got was from Suez Canal. Suez Canal से जो है ब्रिटिश को सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला टू एक्सेस द इंडियन मार्केट. क्या, कैसे? It is opened in 1869, reduced the transportation cost between Britain and India. 1869 में जब ये ओपन हुआ तो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को काफ़ी कम कर दिया. कैसे कम कर दिया? क्योंकि विद द मेक ऑफ सुएज कैनाल डिस्टेंस बिटवीन ब्रिटेन एंड इंडिया रिड्यूस्ड, और डिस्टेंस कम होने से इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो कम हो गया. तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को हेल्प किया. एवॉइडेड द लॉन्ग रूट दैट इज़ अफ्रीकन कंटेंट. पहले सुएज कैनाल से पहले क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन मार्केट में एक्सेस करने के लिए, आने के लिए जो है घूम करके आना पड़ता था. अफ्रीका को, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को पार करके आना पड़ता था.
तो इससे शिपिंग कॉस्ट जो था, जहाज का जो कॉस्ट था, वो काफ़ी जो है बढ़ जाता था। तो इससे जो है उसको फ़ायदा हुआ। आप इस इमेज में देख सकते हैं किस तरह से जो डिस्टेंस को जो है कम कर दिया। पहले दिखा रहा है 19,800 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 20,000 किलोमीटर, और स्विच कैनल बनने से इसका डिस्टेंस हो गया वो है 11,600 किलोमीटर। तो देखिए कितना जो है ये ब्रिटिश के लिए हेल्पफुल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मोर देन 50% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड वाज डायरेक्टेड टुवार्ड्स ग्रेट ब्रिटेन। मतलब इंडिया का जो 50% से ज़्यादा जो ट्रेड था, ट्रेड रिलेशन था, वो ब्रिटेन के साथ था। मतलब ब्रिटेन के साथ हम लोग का जो है सबसे ज़्यादा, आधा 50% से भी ज़्यादा, लगभग 60% का जो ट्रेड था वो हम लोग का ब्रिटेन के साथ था। मतलब ब्रिटेन से इम्पोर्ट करते थे फिनिश गुड्स और यहाँ से रॉ मटेरियल जाता था। तो इसका मतलब टोटली जो है मोनोपोली कंट्रोल था, मतलब एकाधिकार था उसका। मोनोपोली हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसका एक जो है केवल मालिक हो, तो वो जो है टोटली कंट्रोल कर लिया था। एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स टू ब्रिटिश इंडस्ट्री एंड इंपोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। तो ये हम लोग का जो है 50% से ज़्यादा जो है ब्रिटेन से हम लोग का ट्रेड होता था। उसका केवल मोनोपोली था हम लोग बिजनेस के ऊपर में, इंडियन बिजनेस के ऊपर में, इंडियन मार्केट के ऊपर में, और हम लोग वहाँ से फिनिश गुड्स को इंपोर्ट करते थे और यहाँ से रॉ मटेरियल जो है ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को मिलता था। तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को यहाँ से रॉ मटेरियल्स मिलता था और ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे मार्केट मिलता था। तो दोनों चीज़ चाहिए एक इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश करने के लिए, इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए दो चीज़ चाहिए, पहला रॉ मटेरियल्स चाहिए, दूसरा मार्केट चाहिए। तो इंडियन ह्यूज मार्केट, इंडिया जैसा इतना बड़ा देश जो है, जो कि कंबाइंड पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था, सोच लीजिए कितना बड़ा था, तो उसको रॉ मटेरियल्स मिल जा रहा था आसान से, इजीली, यहाँ पे चीप कॉस्ट में, मुफ्त में, और यहाँ पे मार्केट उसको मिल जा रहा था। तो सोचिए कि कितना बड़ा उसको एडवांटेज हुआ, और इसी के चलते जो है ब्रिटेन जो है इतना बड़ा डेवलप कंट्री हुआ, एक पावर के रूप में, इकोनॉमिक पावर के रूप में जो है वो उस समय अपने आप को इस्टेब्लिश किया, और अभी भी जो है वो एक रिच कंट्री है। उसका मेन रीज़न यही था। नेक्स्ट वन इज सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट द ब्रिटिश। आपको जान के आश्चर्य होगा, नो दिस इज वंडर, आप बोल सकते हैं कि आपको पता नहीं होगा कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड आवर एक्सपोर्ट्स वर मोर देन इम्पोर्ट्स। मतलब हम लोग ज़्यादा एक्सपोर्ट करते थे और इम्पोर्ट जो है उसकी तुलना में कम करते थे। तो फिर भी हम लोग जो गरीब रहे। इसका मेन कारण क्या था कि जो भी सरप्लस होता था, मतलब जो ज़्यादा जो हम लोग एक्सपोर्ट किए थे, उससे जो ज़्यादा इनकम आया उसको खर्च किया जाता था किस में, टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में उसको खर्च करता था। इट वाज यूज्ड फॉर एक्सपेंसेस ऑफ वार फाउट्स ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वार में भी इन्वॉल्व था। आपको मालूम है कि वर्ल्ड वार 2 में भी जो है उसका एक रोल था, तो उस पर खर्च करता था वो। दीज एक्सपेंसेस लेड टू अ ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया। और यही जो है इसके चलते, इस एक्सपेंसेस के चलते इंडिया से जो है वेल्थ का, मनी का ड्रेन हुआ। कहाँ पे? ब्रिटेन में। मतलब यहाँ ड्रेन का मतलब हुआ यहाँ से बह जाना, नाली की तरह यहाँ से बह जाना। सो दीज आर द 3 important points, 3 important features of the foreign trade during the British period. Now one thing is, in 1867 Dada Bhai Nauroji put forward the train of wealth theory, in which he stated that the Britain was completely draining India, and he mentioned this theory in his book Poverty and British Rule in India. So Dada Bhai Nauroji was known as one of the famous person, one of the famous economists that time, and he was Indian, and he wrote a book that is पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और 1867 में वो मेंशन किए थे कि ब्रिटिश जो है उसका मेन मोटिव था इंडिया से वेल्थ का ड्रेन करना और ब्रिटेन को जो है रिच बनाना, ये मेन मोटिव था। उसी से मेंशन कर दिए थे दादा भाई नौरोजी। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरेन ट्रेड फीचर्स ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. So I hope that you have understood these. These are very simple points, and we all are aware of these facts. Okay, thank you.